हमारे साथ आज मौजूद है एसीपी वसंत ताजनी साहब। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। IC 814 के मुंबई लिंक को आपने एक्सपोज किया था। अपने कार्यकाल में दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट किया था, जो बहुत कम ऑफिसर लोग अरेस्ट कर पाए थे। आपको जो केस अबू सलीम वाला की भी था कि आपकी कस्टडी में था। भारत ने जब कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो इनिशियली पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक ऑलवेज। यस। मुंबई क्राइम ब्रांच कोई इनपुट आया, हम वो एड्रेस पे नागपड़ा पे पहुंचे तो वो फ्लैट हमें वो जो पाकिस्तानी थे उन लोगों ने इंडियन पासपोर्ट एक्वायर किया था ताकि पाकिस्तान बोले कि हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, हम नहीं। तुम्हारे भारतीय लोगों ने किया है। टेररिज्म हो या क्राइम हो, क्रिमिनल ऑलवेज अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर। सिमिलर मोडस ऑपरेंडी 26/11 में नहीं हुआ। एक दिन हमें खबर आई कि दाऊद हज के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने उनको ट्रैप करके एयरपोर्ट से पिकअप कर। शायद कंट्री से भाग रहा हो, ऐसा नहीं लगता आपको हज के बहाने से? शायद वो भी बहाना होगा कि उसके बाद तो वो भाग ही गया। तो 7 दिन हमारे नागपड़ा पुलिस स्टेशन के कस्टडी में हो। छोटा साइकिल उसका टिफिन लेके आया। अच्छा। वो जब उसको आप इंटरोगेट करते थे तो उसको आप जमीन पे बिठाते थे, कुर्सी पे बिठाते थे? और जमीन पे बिठाते थे। उसने आपसे बोला कि तुम जानते नहीं हो साहब, मैं दाऊद इब्राहिम हूं। मेरे को एक फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया, सर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं अबू सलीम के ऊपर, तो मुझे उससे मिलना है। उसके नाम से हमारी पूरी बॉलीवुड डरती थी। तो मला देख वो बैठा है अबू सलीम, वो हाफ पैंट पे ऐसा बैठा था अंदर लॉकअप के अंदर। उखड़ू ऐसा बैठा। तो हैरान हो गया, बोले ये अबू सलीम है। बोले साहब मैं फिल्म कुछ नहीं बनाने वाला हूँ, छोड़ दिया मैंने। पैसे रिकवर हुए? सर बोले मैं कल आप घर में बोल रहे थे ना कुरान है, वो पैसा था। चोर के पास ईमान नहीं होता साहब। दोस्तों, एज फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हुसैन जैदी आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। हमारे साथ आज मौजूद है एसीपी वसंत ताजनी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ताजनी साहब अपने आप में एक अनसंग हीरो हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। हम लोगों को उनके कारनामों से वाकिफ नहीं है, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी की कुछ कामयाबियों की झलकियाँ हम लोग सुनेंगे मिस्टर ताजनी से खुद उनकी ज़बानी। ताजनी साहब, हमने सुना है कि IC 814 के मुंबई लिंक को आपने एक्सपोज किया था। कुछ डिटेल बताइए उसके बारे में, क्या किया था, कैसे किया था आपने? जैसे कि आप जानते हैं 24 दिसंबर 1999 को जी IC 814 जी विमान का काठमांडू से हाईजैकिंग हुआ था और विमान को कंधार लेके गए थे। जी। वो टाइम अमृतसर से होते हुए कंधार से। कंधार लेके गए जी। थे। वो टाइम हम क्राइम ब्रांच में थे। हाईजैकिंग का केस बड़े सेंसेशनल हो गया, पूरे देश में हाहाकार हो गया था। मेरे ख्याल से शुरू में डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने जब कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो इनिशियली पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक ऑलवेज। यस। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जी कुछ 1-2 दिन में जब हाईजैकर्स लोग फ्लाइट में कंधार में थे, तभी मुंबई क्राइम ब्रांच कोई इनपुट आया कि जोगेश्वरी का एक जगह का सस्पिशियस प्लेस है। तो वो टाइम हमारे जॉइंट कमिश्नर शिवानंदन साहब थे, उन्होंने एक टीम फॉर्म की, उसमें मैं भी था। और वो टीम ने वो जोगेश्वरी के फ्लैट पे रेड किया। वो रेड में फ्लैट का जब सीजर किया गया, चेक किया गया, तो उसमें कागज़ के टुकड़े पे एक पासपोर्ट एजेंट का एड्रेस मिला। अच्छा। तो सर ने, मैं और मेरे टीम को वो एड्रेस वेरिफिकेशन और उसके सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने के जब इंस्ट्रक्शन दिए, तो हम तुरंत वो एड्रेस पे नागपड़ा में बेलासीस रोड पे वो पासपोर्ट एजेंट का एक स्टॉल था, बॉम्बे से रेस्टी डेपो के सामने, वहाँ पहुँच गए और उसके ऑफिस में रेड करवाए। हमें उसके ऑफिस में काफ़ी रिन्यूएशन के लिए पासपोर्ट या न्यू एप्लीकेशंस थे, वो सब हमने ताबे में लेके। बंद पड़ा था ऑफिस? ऑफिस में कोई था नहीं? नहीं था, ऑफिस था, दिन में था, तो वो रूटीन उसके कामकाज चल रहा था। वो एक पासपोर्ट एजेंट था। अच्छा। तो हमने उसको और उसके ऑफिस में जो पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे वो ताबे में लेके ऑफिस में आ गए। जी। जब हमने वो पासपोर्ट्स और उनके जो एप्लीकेशन स्क्रूटिनी किए, तो मुझे एक एप्लीकेशन का जो फोटो था वो सस्पिशियस लगा। तो हमने उनको, एजेंट को पूछा कि ये कौन है भाई, किसने आपके पास दिया? तो वो बता नहीं पाया। सिंस इट वाज सस्पेक्ट, थोड़ा डाउट आया था, तो हमने वो फोटो हमारे साहब के सामने, शिवानंद साहब को भेज दिया कि इसमें हमें थोड़ा शक आ रहा है। उसके बाद वो एप्लीकेशन पे जो इंफॉर्मेशन थी उसमें एक एड्रेस था नागपड़ा का, उनका रेसिडेंस दिखा था। तो हम वो एड्रेस पे नागपड़ा पे पहुँचे तो वो फ्लैट हमें बंद मिला।
वो सस्पिशियस आदमी का। हाँ, वो उसने जो मेंशन किया था एड्रेस, जी। वो फ्लैट बंद मिला। तो हमने फिर मालिक को ढूंढ के बुलाया, उसके भी पूछा फ्लैट किसका है, तो उनका है। कौन रहता है, तो बोले अभी कोई नहीं रहता, इसके पहले कोई रहता था। तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि एक 6 महीने पहले एक 4 लोगों ने मेरा फ्लैट भाड़े पे लिया था और वो 2 महीना रहे। मैं उसका कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन्फॉर्मेशन, बोले नहीं सर ऐसे ही रहे थे, भाड़ा दिया 2 महीना तो रहे और निकल गए, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। फिर हमने उनको फ्लैट खोलने को बोला और फ्लैट की झड़ती सर्च ली, तो फ्लैट के अंदर हमें एक मोटर ड्राइविंग स्कूल का विजिटिंग कार्ड मिला। वो पूछा आपका है क्या, तो बोले नहीं है। तो हमें फिर लगा ये इधर इनके पास कैसा, तो फिर हम वो मोटर ड्राइविंग स्कूल में गए। वो ड्राइविंग स्कूल से कुछ इंक्वायरी की तो वो भी बता नहीं पाए। तो मैंने उसको किया कि आपका रजिस्टर दिखाओ, जो ड्राइविंग को आप एडमिशन देते हैं वो रजिस्टर दिखाओ। तो हमने वो रजिस्टर जब चेक किया तो एक 2-3 महीना पहले वो नागपाड़ा का एड्रेस मेंशन किए हुए 4 लड़कों ने ड्राइविंग सीखने के लिए एडमिशन लिया। अच्छा। तो मैं बोला एडमिशन का कुछ फॉर्म फॉर्मेलिटी, हाँ ये बोले हमारे पास उसके फॉर्म रहेंगे। तो हमने वो फॉर्म मंगा लिया उनसे। उन्होंने जब फॉर्म निकाले तो हमने देखा एक फॉर्म में जो फोटो था वो फोटो और पासपोर्ट एप्लीकेशन के जो फोटो था वो सेम था। बट देयर वाज कनेक्शन बिटवीन पासपोर्ट एप्लीकेशन और ड्राइविंग एडमिशन फॉर्म को कनेक्शन मिल गया। फिर हमने वो चारों फोटो ताबे में लेके फिर वो जॉइंट कमिश्नर शिवानंद साहब को भेज दिया। मुझे लगता है शिवानंद साहब ने वो फोटो अपने काउंटर पार्ट दिल्ली में भेजे गए, आईबी वालों को। आईबी वालों को। जी। और मुझे लगता है दूसरे या तीसरे दिन देन होम मिनिस्टर आडवाणी साहब ने वो फोटो प्रेस के सामने पब्लिश करके यही 4 हाईजैकर्स थे है जो फ्लाइट में मौजूद जो है। फ्लाइट में वो मौजूद थे, वो टाइम आडवाणी साहब ने वो प्रेस को दिखा दी। ओके। बाद में ऐसा पता चला कि जब 2 हाईजैकर्स ने कंधार में वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और अपने पासपोर्ट शो किए थे। अच्छा। और उन्होंने क्लेम किया था, क्लेम नहीं उन्होंने दिखा दिया था कि उनको जो पासपोर्ट है वो इंडियन है। जो हाईजैकर्स थे उनके पास इंडियन पासपोर्ट थे। तब पाकिस्तान ने बोला कि देखो हम बोले थे हमारा इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो इंडियन लोग हैं, इनके पास इंडियन पासपोर्ट्स है। लेकिन वो लोगों की डिमांड थी मसूद अजहर को छुड़ाने की, जो श्रीनगर में बंद थे, जो बड़ा टेररिस्ट है। टेररिस्ट है। हाँ। उनको छोड़ने के लिए विमान हाईजैकिंग किया था। इसका मतलब पाकिस्तान का कनेक्शन तो क्लियर हुआ। उसके बाद भी जब हाईजैकर्स लोग छोड़े गए, जी। प्रेस के सामने आए, तो दे आर फाउंड आइडेंटिकल विथ द फोटो वी हैव सेंट। पहले वो जो पाकिस्तानी थे उन लोगों ने इंडियन पासपोर्ट एक्वायर किया था, यस। तो वो फेक इंडियन पासपोर्ट था, बट एक्चुअली वो पाकिस्तानी लोग थे। फिर हमने बॉम्बे में जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया उसमें पता चला कि ये 4 लोगों ने पासपोर्ट एप्लीकेशन मुंबई पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन किए थे। जी। वो वेरिफिकेशन में पता चला कि उन्होंने वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट किया, रूम का एग्रीमेंट सबमिट किया, कुछ बाकी बोगस डॉक्यूमेंट बना के सबमिट किए और पासपोर्ट को एप्लीकेशन किया। फिर हमने देखा उनका नाम झूठा लिखा है, उनका एड्रेस झूठा दिखा है, फिर भी उनको पासपोर्ट मिले। फिर पता चला कि उसको पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो भी झूठ किया गया। अच्छा। पोस्टमैन ने एड्रेस नहीं होते भी पासपोर्ट की डिलीवरी दी। कुछ फेक डॉक्यूमेंट होने के बाद भी पासपोर्ट ऑफिस ने उनको पासपोर्ट इशू किए। फिर इन सब लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर करके इसमें 2 पुलिस वाले, पोस्टमैन, पासपोर्ट के कुछ ऑफिस स्टाफ लोग को अरेस्ट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन किया था। तो इससे गवर्नमेंट के 5-6 लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको आपने अरेस्ट किया। यस। अच्छा। मोका में, एमसीओसी में? क्राइम ब्रांच में वो फोर्जरी, फेक डॉक्यूमेंट जो बट मौका नहीं लगाया उनको। मौका नहीं लगाया था। अच्छा। मौका के लिए जो एक्स्ट्रा केसेस होने होते वो नहीं थे, अच्छा। लेकिन बट उनके कॉन्स्पिरेसी एंड ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, हाँ। ये सब वो ओरिजिनल केस से उनका कनेक्शन हाँ आ गया था, जी। उनको अरेस्ट किया गया था बॉम्बे में। अच्छा। तो इस तरह से आपने IC-814 का पर्दाफाश किया। हाँ। तो इसके आगे जो केस था, मतलब बाद में उन्होंने आपने जो किया, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? IC-814 का इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बड़ा दायरे में था। जी। सेंट्रल एजेंसी ने उनका इन्वेस्टिगेशन किया। जी।
अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस किए और ये सब पर्दाफाश हो गया था। लेकिन बेसिकली मेरा कहना है कि उनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने, हाईजैकर लोग की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होने में, और उसमें का एक फोटो था वो आइडेंटिफाई हुआ कि वो मसूद अजहर का रिलेटिव था। अच्छा, क्या नाम उसका याद, नाम याद है आपको सर? अत्तर, इब्राहिम अत्तर, अत्तर ऐसा कोई जो चिप था, इब्राहिम अत्तर। अत्तर अत्तर। जी, तो वो मसूद अजहर का अजहर को था रिश्तेदार रिलेशन था, रिलेशन में था। जो बॉम्बे में आके पासपोर्ट तब लेके गया हाँ, था। पास। जी, इसमें दो चीजें हमको सिमिलैरिटी जो पता चलती है, क्राइम का जो मोडस ऑपरेंडी रहता है, जी, टेररिज्म हो या क्राइम हो, क्रिमिनल ऑलवेज अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी के साथ फेक डॉक्यूमेंट का यूज इसमें कैसा होता है, ये सब इसमें क्लियरली आपको पता चला। दीज आर टू बिग एग्जाम्पल। जैसा IC 814 में फेक आइडेंटिटी, फेक डॉक्यूमेंट बनाए कि हम इंडियन है, जिनको 6 महीने के बाद हाईजैकिंग करने का प्लान है। जी, वो 6 महीना पहले बॉम्बे में आए, एक भाड़े का जगह फ्लैट लिया, रहे, ड्राइविंग स्कूल में देखो ट्रेनिंग लिया, टेस्ट दिया और लाइसेंस निकाले, फेक डॉक्यूमेंट यूज किए। सिमिलर मोडस ऑपरेंडी 26/11 में यूज हुआ था। अच्छा, जो टेररिस्ट आए थे जी, उन्होंने भी अपने उनके पोजीशन में उनके फेक आइडेंटिटी कार्ड मिले थे, गलत नाम के। मतलब ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है लोग की। हाँ, एक एक्ट से पहले 6 महीना 6 पहले महीना पहला काम करते हैं, आईडेंटिटी क्रिएट करते क्रिएट हैं। करते हाँ, आणि फिर क्राइम करते। तो 26/11 में कैसे हुआ था वो, आप क्या जो बता रहे थे कि उन्होंने नहीं किया नहीं, है? जस्ट दो चीजों में आपको क्लियर जी, करना चाहता हूँ कि जी, क्रिमिनल गुनाह करने के पहले अपनी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते, झूठी आइडेंटिटी, जी, और फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कैसे करते, इनके एग्जांपल्स। तो मतलब ताकि एटलीस्ट ये ना मालूम पड़े कि पाकिस्तान का हाथ था। हाँ, पाकिस्तान बोले कि हम तो इन्वॉल्व नहीं थे, हम नहीं, तुम्हारे भारतीय लोगों ने किया है। तुम्हारे लोगों ने किया, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। हाँ, तो हमने सुना था कि अपने कार्यकाल में दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट किया था, जो बहुत कम अफसर लोग अरेस्ट कर पाए थे। तो वो केस डिटेल में बताइए, दाऊद को अरेस्ट करने में क्या हुआ था और कैसा था और व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट पुलिस स्टेशन था नकपड़ा पुलिस स्टेशन। जी, मेरे कॉलेज लाइफ में भी साउथ बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ाई किया था, जी, और मेरी फर्स्ट पुलिस स्टेशन नकपड़ा पुलिस स्टेशन में हो गई। जी, और आप सभी जानते हैं दाऊद का जो मेन उसका ऑपरेटिंग एरिया था, हाँ, वो नागपड़ा, डोंगरी, पाइथोरी, साउथ बॉम्बे में था। करेक्ट, तो साउथ बॉम्बे उनके काफ़ी एक्टिविटीज़ के और उनके पास केसेस थे। जी। शायद 84-85 की बात है। तो आप सब इंस्पेक्टर थे तभी? आया हुआ सब इंस्पेक्टर नागपड़ा पुलिस स्टेशन में। जी, तो वो एक्सटॉर्शन केस और गैंग के कुछ केसेस, जी, वायलेंट अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे केसेस में वांटेड थे। हमारे नागपड़ा पुलिस स्टेशन के कुछ केसेस में भी वांटेड थे और हम ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच को किसी को मिल नहीं रहे थे। एक दिन हमें खबर आई कि दाऊद हज के लिए जाने वाला अच्छा, दाऊद अस्करी जाने वाला है, है? हज के लिए जाने। ओके, जी, तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन आने के बाद कि ये तारीख को एयरपोर्ट से जाने वाला है, जी। तो मैं वो टाइम मेरे साथ सीनियर कौन सा साल की बात है ये? 84 की बात है। 84? हाँ, तो तब तो हार्डली वो 20-25 साल का होगा तभी तो। हाँ, नए 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 उनके वो एक्टिविटीज इसी चीज़ में हज को जा रहा था? एक्टिविटीज चालू हुए थे। जी, तो हमारे साथ वो साटे साहब थे, एक राठौर साहब थे। जी। हम लोगों ने उनको ट्रैप करके एयरपोर्ट से पिकअप कर लिया। एयरपोर्ट से पिकअप लिया? एयरपोर्ट से तो हज के कपड़े पहन हज लिए के थे? कपड़े में, एहराम जो व्हाइट व्हाइट था, हाँ। यस यस। वो पहुंचने के पहले हमने वो इमिग्रेशन से पहले ही, इमिग्रेशन से पहले के पिकअप कर। पहले उसको पिकअप किया हाँ, और पुलिस नागपड़ा पुलिस स्टेशन में लेके आए। जी, जो वांटेड, जो किसमें वांटेड था उनको उसमें अरेस्ट किया गया, कस्टडी लिया। तो 7 डेज ही वाज रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी। अच्छा। तो 7 दिन हमारे नागपड़ा पुलिस स्टेशन के कस्टडी में वो टाइम होता। तो मुझे उस्ताद ने एक्सप्लेन किया दाऊद ने क्या-क्या किया, आप उसको कैसे इंटरोगेट किया, वो बताइए ना, इंटरेस्ट। और मुझे मतलब पहली बार मालूम पड़ा कि उसको एहराम में अरेस्ट किया, बिकॉज़ एहराम बहुत पवित्र कपड़ा होता है यस और वो पवित्र कपड़े में वो एयरपोर्ट पे था। अच्छा, हमें आज तक ये हम लोग को पता भी नहीं था कि पुलिस ने उसको एहराम में पकड़ के ले आया। यस। आपने उसको चेंज करने नहीं बोला या उसको ऐसे ही लेके आ गए? तो ताबे में लेने के बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके वैसे ही ले चेंज वेंज कुछ नहीं किया, वैसे आए पुलिस स्टेशन में आने के बाद आने के बाद? उसके कपड़े आए, मंगाए, अच्छा, किया। जो केसेस में था उन्होंने तो एडमिट किया वो टाइम, जी, क्योंकि वो टाइम इसका करियर स्टार्ट हो रहा था, एक नामचीन गैंगस्टर बन गया था। वो तो 77 से शुरू कर लिया था करियर, कर लिया था, रॉबरी कर लिया था और बहुत कुछ हो चुका था। बहुत कुछ होता। हाँ, 81 में साबिर का किलिंग हुआ, फिर 83 में अमीरजादा को आमिर जावेद का कोर्ट में मरवाया था। यस। तो मतलब वो बहुत कुछ हो चुका था, हो खाली चुका। समझ का किलिंग ज़्यादा था। यस, हाँ,
तो मतलब he was already established Established हो गया था, गैंगस्टर हो गया था। he was not a small time guy तभी। नहीं नहीं, इट वाज अ बिग टाइम, नो डाउट Yeah. अबाउट इट। जी, तो वो 7 डेज़ में मैं खाली जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड ही बिहेव इन द पुलिस स्टेशन एंड आपने उसको कैसे उसको ट्रीट किया, क्या किया आपने? नहीं, काफ़ी उसका वो टाइम में इंट्रोगेशन हो गया था, मैं किया गएगा, जी। वो केसेस में उसको अरेस्ट दिया गया था। बाकी उसके गिरोह के जो भी कुछ एसोसिएट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जी। और हमारे बाद उनका क्राइम ब्रांच में ताबा लिया था। अच्छा, तो मतलब नागपुरा के बाद वो क्राइम क्राइम ब्रांच में ताबा। तो उसने जब आपके साथ था तो मतलब कैसे बात करता था, कैसे बिहेव करता था? आपने कभी उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया उसको, क्या किया आपने? क्योंकि पुलिस तो आपको पता है ऐसे सत्कार तो करती नहीं है। नहीं, वेलकम तो नहीं किया था, हाँ, हाँ। काफ़ी सख्ती से तो उसके साथ बर्ताव ज़रूर हुआ, उसके बिना तो वो बोलेगा नहीं। जी, तो तो कैसे बोलते जो उसे आम ऐसे कोने में खड़े हो जा? आम आम कैदी के हिसाब जी, से उनको ट्रीटमेंट मिली, लॉकअप में रखा गया था। जी। लेकिन एक सबके साथ जो नागपुरा में लॉकअप जो है लॉकअप है उसके रखा गया था। हाँ। लेकिन मुझे याद है, उन्होंने वो टाइम होम फूड की ऑर्डर लाई थी, अच्छा, कोर्ट घर का खाना, कोर्ट से इस तबीयत का कुछ ग्राउंड दिखा के। हुँ। और वो कस्टडी के पीरियड में वो टाइम छोटा शकील उसका टिफिन लेके आता। अच्छा। तो यानी वो 7 दिन जो पुलिस कस्टडी में था, हाँ, छोटे शकील उसको खाना पहुँचाता था। खाना पहुंचाने का काम करता था, मुझे याद है अभी भी। मैं अच्छा, मुझे तो छोटे शकील के खिलाफ कोई केसेस नहीं थे तभी? नहीं, उसका हमारे नागपुरा पुलिसिंग में टूर एंड टूरिज्म का एक ऑफिस था, हाँ, शम्स शक्ल। टेमकर मोहल्ले में। जी, वो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो तब तो कोई क्रिमिनल केसेस शकील के खिलाफ शकील नहीं के थे, केसेस खिलाफ वो टाइम मुझे नहीं वो आता जाता याद था। नहीं थे। तो दाऊद का बिहेवियर कैसा था? बिकॉज़ आज की तारीख में लोगों को दाऊद पता नहीं क्या है या लोगों के लिए दाऊद एक बहुत बड़ा हौवा है। मैं खाली जानना चाहता हूँ जब आपने उसको पकड़ के कस्टडी में लाए थे, तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग या एज़ एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल उसका बिहेवियर क्या था? खाली अगर आप हमारे दर्शकों को बताएँगे तो दिल विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। नहीं, ज़रूर ऐसा, ही वाज़ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, डेफिनेटली एक गैंगस्टर बन चुका था। उसका जो एक और लीडर हाँ, हौरा था वो था, हुँ। क्योंकि जब उसको लाया तो उसके गिरोह में काफ़ी हलचल मची थी। अच्छा, लोगों में फिर एक क्यूरियोसिटी, मिलने को आना, ये आना, वो भागम-दौड़, कोर्ट कचहरी, वो तो सब हो रहा था। उसके सारे लड़के लोग नहीं आते वहाँ पे फिर ना? उसकी बहन के फ्लैट भी वहीं पे है। वही सामने पुलिस स्टेशन के नज़दीक हाँ, वही तो है। वही हाँ, मोहल्ले में गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट। या पर तो सब लोग वहीं पे आके जमा नहीं होते? अरे हमारे भाई को छोड़ो, कुछ ऐसा होता नहीं था क्या? नहीं, ऐसा तो अरेस्ट करने के बाद ऐसा तो छोड़ा नहीं, वो तो कोर्ट प्रोसीजर है, कानूनी तरीके से वो छूटा जाएगा, वो प्रोसीजर उन्होंने। लेकिन हमारे बाद उसको क्राइम ब्रांच ने ताबा लिया था, उसकी कस्टडी ट्रांसफ़र हुई थी। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको कि आप वो पुलिस ऑफिसर में हैं, कम पुलिस ऑफिसर जिसने दाऊद को पकड़ा, 7 दिन अपने कस्टडी में रखा, उसको इंटरोगेट किया। हाउ डू यू फील लाइक अबाउट दिस पार्ट? एक एक्सपीरियंस, मेरा पहला ही पुलिस स्टेशन था। हाँ, वही आप सब इंस्पेक्टर थे, हाँ, पहला सब पुलिस इंस्पेक्टर था। और पहले ही आपने कितने बड़े क्रिमिनल को पकड़ के क्रिमिनल आपने के पकड़ के कस्टडी में लाया। रख लिया। डेफिनेटली। एयरपोर्ट से वो भी व्हेन ही वाज़ यस, ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द यस, कंट्री। यस, यस। जी, तो आपको लगता नहीं कि शायद कंट्री से भाग रहा हो, ऐसा नहीं लगता आपको हज के बहाने से? ज़रूर, हाँ, शायद वो भी बहाना होगा कि उसके बाद तो वो भाग ही गया। हाँ, वो 86 में ना? 84 की बात है। 84 में हज के लिए आप बता रहे आज हैं। बात है, उसके बट बाद उसके 86 बेल में आउट क्या? होने के बाद तो वो इंडिया से निकल गया, दुबई यहाँ से निकल गया, हाँ, फिर वापस आया नहीं, आप जी। सबको पता है। तो मैं खाली एक थोड़ा-सा इमेजिनरी आपसे पूछ रहा हूँ। उसने आपसे बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो साहब, मैं दाऊद इब्राहिम हूँ। ऐसा उसने कुछ धमकी भी दी आपको? ऐसा कुछ बोला? नहीं, 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 यूनिफ़ॉर्म वालों को तो इतनी धमकी देने की उसकी तो ये बोले फ़िल्म वो को टाइम देख-देख के थोड़ा हम लोग खराब हो गए ना हम लोग कि वो गैंगस्टर अरे साहब जानते हो क्या मैं कौन हूँ? तो आपके साथ ऐसा कुछ किया नहीं उसने? नहीं, ऐसा तो नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं किया उसने? हिम्मत तो नहीं, इतनी हिम्मत नहीं वो। तो वही ताज साहब के हाथ जोड़ के बात कर रहे थे आपसे यस, वो। यस, यस। तो दाऊद के बाद जो इंटरेस्टिंग अभी आपने बताया शकील तो उसका टिफ़िन ला रहा था। लेकिन आपका जो केस एक अबू सालिम वाला केस भी था कि आपकी कस्टडी में था 2005 में। तो वो भी कुछ बताइए ना हमको ज़रा? नहीं, 2006 में अच्छा। जब ही वाज़ एक्सट्राडिटेड इन 2005 दिसंबर आई थिंक। वो एक्स्ट्राडिशन 5 हुआ था, हाँ, लेकिन हमारे कस्टडी में 2006 में अच्छा। सीबीआई के कस्टडी से हम बॉम्बे जब लाया उसको, जी, तो आई वाज़ इन एटीएस। अच्छा। और जैन मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन प्रदीप जैन मर्डर हाँ, केस है। तो वो एटीएस के पास जो ये अंधेरी का बिल्डर था अंदर प्रदीप का जैन। अंदर था, हाँ, उसको मारा था। जी। उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस को दिया था। वो टाइम एटीएस हमने उसके ऐसे तो क्यों दिया क्राइम ब्रांच क्यों नहीं दिया? तो क्योंकि इट्स अ मर्डर केस उसको टाड़ा लगा था वो केस के लिए। प्रदीप जैन के लिए। हाँ, प्रदीप जैन केस के लिए। अच्छा, अच्छा। तो टाड़ा केस बीइंग टाड़ा टेररिस्ट रिलेटेड टेररिस्ट एंड का इन्वेस्टिगेशन डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। जी, इसका जी। इन्वेस्टिगेशन एटीएस को दिया गया था। हाँ। तो वो कम से कम 1 महीना हमारे पुलिस कस्टडी में था। 1 महीने 1 डेज़ की व्यवस्था है। 1 महीने। तो आप उसको इंटरोगेट कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे? यस, तो मैं था, हमारे दूसरे कलीग्स थे, जी। सुनील देशमुख और जी। हम बाकी टीम। हुँ। लेकिन मैंने एक देखा कि
उसके बारे में वो मीडिया में इतनी हाइप थी हम्म, कि फर्स्ट टाइम जब हम एटीएस से उसको रिमांड के लिए सेशन कोर्ट लेके गए, उस दिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस से एटी तक उसका लाइव प्रोडक्शन दिखा, दोनों तरफ से पुलिस के गाड़ी को पैरेलल, मीडिया की गाड़ी, शूटिंग, लाइव शूटिंग, जी, इतना बड़ा माहौल बनाया था उन्होंने। 1 महीने तक हमारे एटीएस को चारों तरफ प्रेस कैमरा लगा के बैठे, 1 महीने तक 1 महीने तक। लाइव अपडेट। हाँ, आइए अबू सालिम निकल के इधर लेके कस्टडी जा से रहा है, निकल के इधर जा रहा है। क्या मोमेंट थे, इतना हाइप उसको, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था, जी। उन्होंने बॉम्बे को एक्सटॉर्शन थ्रेट से या हॉलीवुड को जो जी, परेशान किया था, जी, तो उस हिसाब से मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा कवरेज दिया कि उसको और बहुत बड़ा कर दिया, तो मतलब वो और बड़ा हो गया उसके बाद बड़ा हो गया। actually, और वही बड़ा तो हो हमको कहना गया। है। वरना वो एक छोटा-सा आदमी था, हाँ, मतलब दाऊद गैंग में भी हायरार्की में बहुत छोटे लेवल पे था वो, छोटे थे, लेकिन उसको जो है मीडिया ने बड़ा कर दिया, बड़ा था। अबू सालिम करके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा बिकॉज़ व्हाट आई हैव हर्ड कि वो आदमी बहुत डरता था और मतलब और गैंगस्टर्स के मुकाबले में उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, मतलब इन द सेंस कि वो बिल्कुल भी गैंगस्टर का ऑरा नहीं था। मतलब आर्थर रोड जेल के अंदर उसको तो मुस्तफा डोसा सुना है, बहुत यस, मारता था, यस, ये करता था। यस, तो यस। आपके 1 महीने कस्टडी में कैसा था वो? नॉर्मल क्रिमिनल जो, देखो उसको एक तो ये था कि ट्रीटी के हिसाब से उसको कंडीशन था कि उसको फांसी नहीं दिया जाएगी, तो उसको एक कॉन्फिडेंस था कि मेरे को फांसी नहीं होने वाली, मुझे तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिली। कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और कोर्ट ने बीइंग बाहर से टीटी आया था, तो एक्सेलरेटेड कुछ किया। उसको सब खाने का, उसके सेपरेट रखने का उनकी जो कंडीशन है, वो हिसाब से वो एकदम रिलैक्स में रहता था। लेकिन उसका एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ जी। कि वो इतना बड़ा नहीं था, कैसा था। हुँ, एक दिन शाम को, हुँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को एक फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया, सर आपसे मिलना है। मैंने आ जरा, कल टाइम हुआ था लेट, मैं कल सुबह आ जाओ ऑफिस में। नहीं नहीं सर, आप भी मिलना है, 10 मिनट के लिए मिलो। बोला यार मैं जा रहा हूँ, इतना अर्जेंट क्या है? नहीं नहीं, 10 मिनट के लिए मिलना है, हुँ। मैं आऊँ क्या सर? उन्होंने बहुत जिद करने के बाद, कुछ रहेगा, मतलब आ जाओ। आपके एटीएस के ऑफिस में, एटीएस जो ऑफिस, बैकुला में है? काला चौकी, काला चौकी, अच्छा, काला चौकी। काला चौकी ओके, एटीएस ऑफिस में। जी। तो एक 15-20 मिनट में आता आया, हुँ, मैं बैठा, तो कैसे हो सर, क्या ठीक है? बोले क्या इतना अर्जेंट काम? सर मैं अबू सलीम आपके कस्टडी में। बोला आपसे क्या लेना देना मेरे को? जी, सर मैं फिल्म बनाना चाहता जी। हूँ अबू सलीम के ऊपर, हुँ, तो मुझे उससे मिलना है। अच्छा। मतलब ये तो नहीं हो सकता है, हुँ, एक कुछ भी आपका वो पर्सनल मामला है, फिल्म बनाना है, क्या बनाना है, कि लेकिन आप उसको मिलने का कोई मकसद नहीं, हम नहीं देंगे मिला। जी। तो बहुत बैठा, जीत किया, सर कुछ भी करो, मैं 2 मिनट मिलने दो। मैंने मिलने तो सवाल ही नहीं आता है। लास्ट में इतना जिक्र, सर लंबे से खाली मुझे उसको दिखा दो, अच्छा। जिसने हमारे पूरे बॉलीवुड को हुँ, इतने साल से परेशान किया है, हुँ, उसके नाम से हमारी पूरी बॉलीवुड डरती थी। हुँ, इतना एक्सटॉर्शन किया है, क्या क्या नहीं किया उसने हमारे साथ। जी, ये आदमी है कौन? जी। मुझे खाली ऐसा कुछ देख सकते हो क्या? हुँ, इतना जिक्र किया, मतलब क्या देखने में, लॉकअप में है, तो मैं बोला चलो दूर से दिखा। दूर से दिखा दो। हुसैन भाई जब मैं उसको लॉकअप के पास लेके गया, हुँ, वो विंडो से उसको बोला देख वो बैठा है अबू सलीम, हुँ। वो हाफ पैंट पे ऐसा बैठा था अंदर लॉकअप के अंदर। उकड़ू ऐसा बैठ ऐसा। हाँ। वो देख के उसको हैरान हो गया, बोले ये अबू सलीम है। मतलब उसकी ऐसी हालत में उसको उसने देखा जी। कि बोले साहब मैं फिल्म मिल कुछ नहीं बनाने वाला हूँ, छोड़ दिया मैंने। ऐसे आदमी क्या बनाना? आपने क्या बताया इसको, क्या बताया इसको, इतना खड़ा ये खड़ा। मीडिया क्रिएशन है, मीडिया ने उसको मीडिया बनाया है। क्रिएशन, मैं इतना वो नॉर्मल था, उसकी हालत एकदम। तो आप मीडिया को भी दिखा देते ना वो वैसा जो पोज़ीशन में, हाँ, तो मीडिया उसको रील में एक्सपोज़ कर देती उसको। मैंने लॉकअप के अंदर तो नहीं दिखा कानूनी, हम वो देखो ये तो अलग मामला है। जी। पर जो जो खौफ का जो हाँ, माहौल था ना, वो आप उस खौफ को माहौल को ब्रेक कर देते। मुझे उसने देखने के साथ उसका खौफ टूट गया। हाँ, ये क्या, ये नॉर्मल इससे क्या डरना है इतना? जो ऐसा इस हालत में दिख रहा है, मामूली सा आदमी है, हाँ, चूँकि वो बाहर था, हाँ, कानून की गिरफ्त से दूर था, दूर था, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर ऐसे सका। हरकतें कर। बट एक बार कानून के सामने आने की ये बात तो यस, मतलब आई विश कि मीडिया को ये बात समझ में आना चाहिए या अपने एटलीस्ट बॉलीवुड को समझ में आ जाना चाहिए अच्छा, कि जो पुलिस के आने के बाद कब्जे में आने के फिर क्या कैसा हो करते हैं वो सकता लोग। है? जी। सबकी हालत तो वो खराब। तो वो जब उसको आप इंटरोगेट करते थे, तो उसको आप ज़मीन पे बिठाते थे, कुर्सी पे बिठाते थे? और जमीन पे बिठा देते थे। ज़मीन पे बिठाते थे? यस, उसको आपने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया उसको?
आज तो मैं एडमिट कर सकता हूँ कि अब आप तो रिटायर हो गए हैं, और कोई हर्ज नहीं, बहुत सालिम है, कोई शरीफ आदमी नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट। जरूर जरूर किया हालात क्या क्या उसको दिया आपने टॉर्चर में, मतलब तो बहुत सारे अलग था अभी तो सीखते मतलब ही वाज ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, criminals। नीचे जमीन में बैठा थे। Yes। तो वो क्या क्या बताया उसने आपको अपनी लाइफ के बारे में? वो बॉम्बे में कहा था क्या काम करता था, उधर जी। कैसा गया, दुबई में क्या काम किया। एक बात थी मैंने देखी, बात करने में स्मार्ट था, स्मार्ट था। बात करने में स्मार्ट था। जो उसकी जो ताकत तो नहीं बोले, लेकिन जो वो इतना जो कुछ हुआ ना जबान में हुआ, जी, ऐसा वो कोई मुझे नहीं लगता वो कि फायरिंग कर सकता है या कुछ ऐसा ये किया। मतलब उन्होंने कितने आदमी जो होंगे ना किया, उसको भाईगिरी करना। हैंडिंग करता था, क्योंकि दाऊद का जो उसको सपोर्ट मिला, हम्म, बॉम्बे के उसके जो हैंडलर थे वो लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया। जी, एक्चुअल उसकी इतनी औकात नहीं है, नहीं थी। नहीं थी। बट आप जो कह रहे हैं उसकी जबान के बारे में, जवान के मेरा कहना है कि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, आजमगढ़ से आया हुआ पढ़ा था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो फिर जबान मतलब खाली लोगों को धमका ही सकता, डरा ही सकता था यस वो। यस। तो मतलब लेकिन डराने का तरीका उसका बहुत हाई लेवल का था। अच्छा, एक को धमकी देते टाइम वो दूसरे को फायरिंग की आवाज सुनाता था। अच्छा, जब मतलब वो डर पैदा करने के लिए। जैन को जब उसने फायरिंग हुई, जी, वो टाइम वो दूसरे किसी को थ्रेट दे रहा था, देखो सामने वाले की क्या हालत कर रहा हूं मैं। अच्छा। वो इम्प्लीमेंटेशन से लोग डरते थे। नहीं, मुझे जो सबसे बुरा लगा था अबू सालिम का, कि जब प्रदीप जैन का 13वां था, तो उसने प्रदीप जैन की वाइफ को फ़ोन करके उसको जो बात किया था, एक एक विधवा है, विधवा औरत। हाँ, जो अपने अपने पति का शोक मना रही है, महान। आप उसको फ़ोन करके त्रास दे रहे हो, यस मतलब वो मुझे लगा था कि बहुत अमानवीय बहुत था, happy। इनह्यूमन था बहुत। यस ये नहीं होता। तो मुझे वो लगा था कि बहुत ख़राब था। सही बात। तो माय होल पॉइंट इज़ कि मीडिया को आप खुद बताएं कि उनको गैंगस्टर का या अंडरवर्ल्ड का जो इतना बड़ा इमेज क्रिएट करके यस हम लोग को जो लगता है, वी शुड ट्राई टू से कि वो लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होते हैं, या मे बी समटाइम्स बहुत इनह्यूमन होते हैं वो लोग। देखो हर एक का अपना एक प्रोफेशन है। देखो एक इंडिपेंडेंट है, मीडिया अपनी एक डेमोक्रेसी का अलग पार्ट है, जी, सब उनको लिबर्टी मिली है। लेकिन ये भी सही है कि किस हद तक किसको इतना बढ़ाना चाहिए, ये तो जरूर सोचना चाहिए कि इसके वजह से पब्लिक पे इफेक्ट ना हो, इम्पैक्ट ना, पब्लिक के दिल में डर ना पैदा हो, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इतना तो बंधन पाड़ना जरूरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो फिल्म वालों को डरा रहा था ना, वो दाऊद के कहने से डरा रहा था कि अपनी मर्जी से डरा रहा था? शुरू में दाऊद के कहने पे, अच्छा, शुरू में तो वो दाऊद गैंग से कनेक्टेड ही था। हाँ, लेकिन अलग होने के बाद उसने अपनी खुद की गैंग बनाई थी। हाँ, जब वो पुर्तगाल गया, जी। वहां से वो अपने गैंग बना के उसे काफी एक्सट्रॉशन। क्योंकि दाऊद का तो फिल्म वालों से अच्छे संबंध थे, यस सारे फिल्म वाले जाया करते, दुबई में पार्टीज होती थी, मुलाकात होती थी, राइट। तो वो फिल्म वालों को डराता नहीं था। नहीं मतलब उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि फिल्म वाले तो मेरे दोस्त हैं, उनको क्यों डराऊंगा। तो उसका एनकरेजमेंट नहीं था अबू सालिम का, अबू सालिम शायद अपने बल पे या अनीस इब्राहिम के बोलने से कर रहा था, ऐसा कुछ था। तो हाँ, आपने उससे उसके पूछा नहीं आपस कि क्यों करते हो ये सब? उससे पूछा आपने कि फिल्म वालों को क्यों डरा रहे हो, क्या है? क्यों करने का मकसद तो एक ही है भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए, अच्छा, और इजी मनी मिलता है एक्सटॉर्शन का। जी। उसकी जो शादी हुई थी फिल्म अभिनेत्री से, उसके बारे में कुछ बताया उसने? मैं नाम नहीं ले रहा उसका, बट उस फ़िल्म अभिनेत्री से, जो एक्ट्रेस से शादी हुई थी, उसने उसके कुछ बताया कैसे हुई, क्या हालात में हुई थी? वो तो लव स्टोरी है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लव स्टोरी लेकिन शेयर। जब अंदर था जी, तो उसका कनेक्शन टूट गया था। अच्छा, मैं एक ऑब्जर्व कर रहा था कि उससे कनेक्ट होने की वो कोशिश कर रहा था अच्छा, जेल में। दिल में से। कैसे कोशिश कर रहा था? उसके आपने उसके देखो उसके एडवोकेट साथ में उनके आते थे, जी, इंटरव्यू देने के आते। जी, और कोइंसिडेंटली मैं आपको बताता हूँ, एटीएस के बाद आई वाज सीनियर पे एनएम जोशी मार्ग पुलिस जी, स्टेशन, जी, जो जिसके अंडर ही आर्थ रोड जेल आता था। अच्छा, जो आप कहानी बताए मुस्तफा भाई ने उसको हाँ, जेल में किस्सा, वो हाँ, टाइम में हाँ। मैं वही पुलिस स्टेशन का था, नहीं एनएम जोशी में चार्ज में था। जी, जी, जी। तो उसकी कोशिश तो जारी थी कनेक्ट होने की भाई। हो नहीं पाया। नहीं हो। लेकिन वो शायद अरसद रोड में नहीं, बाइकला जेल में थी ना, मोनिका बेदी तो वहाँ थी, हाँ वो अलग थे। वो अलग थी। तो कैसे कॉन्टैक्ट कैसे कर रहा? मुझे 1-2 खाली नहीं नहीं ये एपिसोड इधर था तो वो बाद में बाइकला में गए, वो टाइम वो बाहर थी ना। अच्छा, हम्म। तो कनेक्ट कैसे कर रहा था वो? नहीं नहीं मतलब एक मैं महसूस की शायद वो बातों में उसके वो चीजें आती थी, वो उनके। आपसे बोला उसने? नहीं मेरे को तो नहीं बोला, जी, उसके अपने उसका एडवोकेट क्लोज, उसका एक रिलेटिव ही उनके एक एडवोकेट थे, जी। उनसे काफी सब केसेस हैंडलिंग हो जाता था उसका। तो वो उनके ज़रिए चाह रहा था कि वो हम्म। एक्टर से कनेक्शन फिर से आए।
तो अच्छी हम लोग अगली कहानी पे चलते हैं तानसेन साहब। ये बताइए कि वो कहानी क्या बता रहे थे आप, जो एक किडनैप हुआ था और कालीना में उसको जो औरत को उतार दिया था, वो स्टोरी हमको डिटेल में बताइए ना। आप जानते हैं 1890s में जी, जब सिख टेररिज्म पंजाब में पीक पे था, जी, तो वो टाइम बॉम्बे में कुछ बैंक लूटे गए थे हाँ, टू फंड द टेररिज्म। वो फंड द टेररिज्म। जी, तो वो इस वजह से बॉम्बे में काफ़ी उसका माहौल क्रिएट हुआ था और डर पैदा होता बैंक डकैती से। जी, इसी दरमियान बॉम्बे का एक व्यापारी है, वो बॉम्बे से हैदराबाद जाता था। हैदराबाद में उसके क्लाइंट थे, बिजनेस करके पैसा कम कुछ लेके वापस आके इनका जी, चलता था। जी, तो एक दिन वो हैदराबाद से फ्लाइट से आया, हम्म, एयरपोर्ट से फ्लाइट से एयरपोर्ट से बाहर आया, जी, और जो वो पार्किंग में अपने गाड़ी में बैठने लगा, हम्म, तो दो सरदार सिख यूथ ने उनको वेपन लगा के गाड़ी में धकेल दिया। अच्छा, बोले थ्रेट किया, चुप बैठो, हाँ, और उसकी चाबी छीन ली अच्छा, और फिर पार्किंग का टोकन ले लिया जी, और उसको गाड़ी में दबा के टोकन पार्किंग का देके गाड़ी के साथ उसको किडनैप किया। अच्छा, उसको लेके गए वो कलीना, जी, कलीना ब्रिज पे उसको उतार डाला उसने। हम्म, उसको बोले आपकी बीबी और बच्चे हमारे ताबे में है, आप इधर रुको, हम उनको लेके आते हैं। अच्छा, अगर पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो बीबी को और बच्चों को मार दी। इसलिए वो आदमी डर गया, जी, चुपचाप वो अकेला उधर बैठ गया, लोनली प्लेस था। जी, लेकिन 5-6 घंटा वो आए नहीं, हम्म, तो वो ज़्यादा डर गया। जी, फिर हिम्मत करके बाजू में एक शॉप था, उधर एक पीसीओ था, वो पीसीओ में जाके उसने फ़ोन किया हम्म, घर पे। जी, तो उसके बीबी ने घर पे फ़ोन उठाया, बोले हम घर पे आए। फिर वो वहाँ से पुलिस स्टेशन आया। आप कहाँ पे थे तभी, कौन से पुलिस स्टेशन? मैं क्राइम ब्रांच में था, अच्छा, क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 2 में था। 2 में, जी, फिर उसकी जो गाड़ी थी और उसके कैश के बैग ये लोग लेके गए, तो सरदार लोग। कितना कैश था उसमें? 3.5 लाख रुपए कैश था। वो अच्छा, टाइम की बात है, 86-87 की बात है। जी, और उसकी गाड़ी बीकेसी में वो टाइम क्रैक उधर लोनली प्लेस में जाके उस पे पेट्रोल डाल के जला डाली, गाड़ी जला दी? गाड़ी जलाया उसने। अच्छा, तो वो भी पुलिस को कंट्रोल को कॉल गया, गाड़ी का अंगार लगा दी, वही गाड़ी के मालिक को एयरपोर्ट से उठा लिया। इसीलिए सिटी में बड़ा सेंसेशनल केस हो गया कि ये सरदार लोग का ऐसा हाथ है। हम्म, तो वो केस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच को दे दिया, जी, और इसमें आइडेंटिटी, सस्पेक्ट की आइडेंटिटी सरदार सिख यूथ होने के कारण जी, ऑर्डर मिली, एक केस डिटेक्ट होने तक क्लोज नहीं की जाएगी। अच्छा, और हम लोगों को पूरा स्पेशल टीम बनाया बॉम्बे में, जहाँ जहाँ गुरु सिख लोकेलिटी है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे काफ़ी सर्विलेंस बढ़ा दिया। कम से कम 4 या 5 महीने तक हम बंदोबस्त में इन्वेस्टिगेशन वॉच करके पूरा बॉम्बे हैरान हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसका क्लू नहीं मिला। जी, केस 1 साल तक अनडिटेक्ट रही। अच्छा, 1 साल के बाद 1 साल तक डिटेक्ट नहीं हो पाया? केस डिटेक्ट नहीं हुए। जी, 1 साल के बाद मेरे कलीग थे वसंत ढोबले साहब, आप जानते होंगे। जानता हूँ, जी, उसके पास एक गुजराती आदमी आया, अच्छा, उन्होंने बोला सर, डरते डरते आया, किसी के माध्यम से डर रहा था पुलिस के पास आने को। बोले ये साहब के पास जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, किसी ने भेजा तो वो आया। बोले मेरे को सर 2 महीने से एक आदमी मेरे घर में घुसा है, मेरे बीबी बच्चों को लेके रह रहा है, और मेरे को घर से निकाल दिया है और बोला पुलिस को अगर बताएंगे तो मर्डर कर दूंगा। उसकी फैमिली के साथ रह रहा है रह रहा है और उसको ही घर से निकाल दिया? उसके घर, उसका ही फ्लैट था वो। अच्छा, कहाँ पे आता है, कहाँ पे था ये फ्लैट? ये मलाड की बात है, तो वो मलाड से आपको यूनिट 2 में आया आपके? यूनिट 2 में लगा है। अच्छा, लेकिन कहीं पुलिस स्टेशन में जा नहीं पाया, तो डर यूनिट 2 बेसिकली साउथ मुंबई में है? साउथ बॉम्बे ने पहचान से रेफरेंस से आया। अच्छा, तो उन्हें वसंत डोबले साहब और मैंने बोला सर अरे ऐसे परिस्थिति, इसको हम हेल्प करेंगे। बोले करेंगे। जी, तो क्या करते हैं, तो बोले आज रात को हम इसका घर चेक करते हैं। ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अगर वो आदमी इसके घर में घुस गया, रात में रह रहा है, तो इसके ऊपर जरूर इनजस्टिस है। दिन में नहीं रहता है, खाली रात में आता है? नहीं नहीं, आप रात में रहेंगे तो मतलब सच बात है, अच्छा, दिन में तो हो सकता है इधर उधर। ओके, तो आज रात उसके घर पे हम चलते हैं। तो उस दिन रात को डोबले साहब, मैं और हमारा प्लेन कोच में सिविल, हम उसके घर पे जाए, बेल बजाई। तो वो औरत ने, हमने आवाज़ दिया पुलिस, तो औरत ने वो पिप होल से देखा
तो हम सिविल पे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। हम बोला पुलिस, बोले नहीं पहचानते, आप सिविल पे है, हमको क्या पता आप पुलिस वाले हैं। हम्म, फिर हमने मलाड पुलिस स्टेशन से यूनिफॉर्म के कांस्टेबल को बुलाया और फिर बेल बजाए, फिर उसने दरवाज़ा खोला। तो ये आदमी हमको उसके बेडरूम में मिला। अच्छा। हम्म। तो ये औरत ने पहले खोला क्यों नहीं? मतलब सिविल में देख के अगर पुलिस बुला है तो मतलब, बोले झूठ है, हम ऐसे पुलिस को नहीं पहचानते। बट दे नीडेड पुलिस हेल्प, उनको पुलिस की हेल्प की जरूरत थी, उसके बावजूद भी आपको रेजिस्ट कर रहे थे। रजिस्ट करे पर दरवाज़ा नहीं खोला, यूनिफॉर्म को पुलिस को देख के खोला। अच्छा। फिर गया तो उसको हमने पूछा आप कौन, इधर कैसे? हम्म, तो ये औरत ने हमसे बहुत झगड़ा किया। बोले आपका क्या लेना देना, ये हमारा मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, आप इसमें क्यों पड़ते हो? पति पत्नी और वो। हाँ, जी। वो मेरे मर्जी से रहे, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लेके जा सकते। मैं बोला आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन घर किसका है? वो मेरे हस्बैंड का है। फिर ये आदमी कैसा उनके घर में तो रहता? हस्बैंड को निकाल दिया और बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। वाइफ है। फिर वो आदमी को हम लेके क्राइम ब्रांच लेके आए। जी। अभी उसके बॉयफ्रेंड को। हाँ, मतलब आपने सोचा ना कि ये सच में ये एक पर्सनल मामले में आपको नहीं पढ़ना चाहिए साहब नहीं, से? लेकिन किसी के साथ एक इनजस्टिस हो रहा है, इसका घर, वो बोले मेरे औरत को जाना दे, मेरा फ्लैट तो मेरा है। अच्छा। मतलब वाइफ को बोला जाने दो, घर छोड़ के जा, हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ में घर छोड़ के जा। बच्चे मेरे, फिर मेरा घर पे घर है, घर पे कब्जा क्यों कर रही है? घर क्यों है? तो बच्चे कितने बड़े थे? छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा। फिर हमने उसको क्राइम ब्रांच लेके आए, लेकिन मामला ऐसा कुछ पेपरबाजी का नहीं रहा, तो जोर जबरदस्ती हमने उसको डिटेन कर दिया। जी। वो झगड़ा करे तो उनको मैं बोला आप कल आ जाओ ऑफिस में हमारे, कल भागता है औरत से। औरत। जी। लेकिन दूसरे दिन हम ऑफिस पहुंचने के पहले हम्म। वो औरत क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच गई, अच्छा। हमारे एसीपी साहब को मिली। जी। एसीपी साहब को उन्होंने एक नोटरी एफिडेविट दिया। अच्छा। एसीपी कौन थे आपके? धोन साहब अच्छा। वकील के पास गई, नोटरी बना दिया कि जो कुछ हो रहा है मेरे मर्जी से हो रहा है, मेरे खुशी से हो रहा है, इसमें हमारा मैटर है, आप दखल नहीं दे सकते। बट मैरिड वुमन के लिए एडल्ट्री केस तो होता है ना सर? उनके हिसाब से उन्होंने दे दिया। जी। फिर भी हमारे एसीपी साहब ने हम दोनों को बुलाया जी। और बहुत फायर किया। अच्छा। तुम्हें क्या लेना देना है ये फैमिली मैटर में? आप क्राइम ब्रांच में काम करते हो, जी। ये मैटर में आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें, ये करें, नाम खराब हो रहा है, ऐसा कर रहा है। हमको दोनों को फायर किया। बोले अभी के अभी वो आदमी को छोड़ दो, बॉयफ्रेंड को। जी। वी आर फील इंसल्टेड, बट ठीक है सर, बोला आप बोल रहे हैं हम छोड़ देंगे। और हमने उसको छोड़ दिया। जैसा छोड़ दिया तो आफ्टरनून में हमें खबर मिली कि ये लोग बैग बिग पैक करके भागने की कोशिश में है। हस्बैंड, वो बॉयफ्रेंड और वाइफ। हाँ भाई, सर आपने क्यों छोड़ दिया? उसका हस्बैंड में भी कांटेक्ट किया। जी। जब हमें ये पता चला कि ये भागने के चक्कर में है, तो हमें समझा कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों भाग रहे हैं? अगर साहब ने बोला हमने छोड़ दिया, जी। अभी हमको आगे कुछ करने वाले थे, भाग क्यों रहे? हम्म। हमें भी ऐसा थोड़ा ये फील हुआ, महसूस हुआ, जो होने का हो जाए वापस चलते अच्छा। एसीपी के मना करने के बाद, ये एफिडेविट के बाद भी आपने कहा जाते हैं? वापस। जी। दूसरे दिन हम वापस गए शाम के टाइम, तो नेम की वो लोग दोनों उतर रहे थे अच्छा। और उन्होंने एक न्यू ब्रांड मारुति गाड़ी लाई थी। अच्छा। जब हमने पूछा गाड़ी किसकी है, तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जी। तो हमें डाउट लगा, बोले किसकी गाड़ी हो, पेपर दिखाओ। हम्म। बोले पेपर नहीं इनके पास। तो हमें कुछ गड़बड़, हमें पॉइंट मिला कि बाबा गाड़ी सस्पेक्टेड, तो भी कुछ तो गड़बड़ है। बोला पेपर गाड़ी के साथ दे दो। तो फिर उसी दिन हमने उसको गाड़ी के साथ वापस ऑफिस लेके आए, क्राइम ब्रांच ऑफिस लेके आए। उसको पूछता कि गाड़ी का एक्सप्लेनेशन दो, मेरा गाड़ी किसकी है, क्या है। फिर पता चला ये लेडी घर से भाग गई, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए? नहीं दिए, भाग- वो भाग गई। मतलब उसको आने दो, उसको भी पूछेंगे, लेकिन आई नहीं, भाग गई। जी। फिर इसकी इंक्वायरी, स्टेटमेंट, बैकग्राउंड हमने वेरीफाई किया, हम्म। क्या काम करता है, किधर करता है, बेटा उसको डिटेन किया। जी। फिर बोले चलो उसको भी ढूंढ लेते हैं, और क्या मामला है, सही मामला ढूंढने के लिए जी। फिर लेडी कांस्टेबल लेके हमने उसको ढूंढा, तो वो अपने टीचर के पास नाला सोपारा पहुंची थी, अच्छा। वहां से लेके आया। क्या एज क्या थी उसकी? बिलो 30 ईयर, 28-30 साल। गुड लुकिंग टाइप? या गुड लुकिंग लेडी। ओके। जी। फिर उसको लाने के बाद मैंने थोड़ी ट्रिक खेली, उसको इंटरोगेशन में बेटा सामने पूछताछ के लिए हवलदार का बोला उसकी स्टेटमेंट की फाइल लाओ। हम्म। हवलदार ने मुझे एक फाइल ला के दी और मैंने उसको लीडिंग क्वेश्चनिंग किया। ये जो किया है इसने तुम्हारा नाम ले रहा है, कैसा कि इन्होंने जो किया है वो तुम्हारा नाम लिया है।
उन्होंने हाथ ऊपर किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों ने किया। साइकोलॉजिकल वेरी गुड क्या बोले हो? जी मैंने कुछ नहीं किया सर, वो दोनों ने किया है, मेरा नाम झूठ ले रहा है, झूठ रहा है, आप उनको पूछो। जी नहीं बोला, वो तुम्हारा नाम ले रहा है। जी नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जी मेरी मम्मी उनके ऑफिस में काम करती थी, इसीलिए मैंने खाली बोला कि उसका शेड हैदराबाद जाता है और हैदराबाद से पैसा लेके आता है। अच्छा हमें कुछ भी नहीं मालूम था। फिर भी मैं डिटेलिंग, उसकी मम्मी किधर मम्मी काम करती है, इसकी मम्मी जो पैसेंजर को किडनैप किया था एयरपोर्ट से, जी उसके ऑफिस में काम करती थी। अच्छा इसको उसका डिटेल मालूम था, तो इन्होंने ऐसा ही बोला था कि बैकग्राउंड जी कि मम्मी का सेठ हैदराबाद जाता है, बिजनेस है, वहाँ से पैसा लेके आता है। सर मैंने ऐसा ही बोला था उनको, हैदराबाद से पैसा लेके, मैंने चोरी करने को नहीं बोला था। इसको बॉयफ्रेंड को बोला कि मेरे मम्मी का सेठ हैदराबाद से पैसा लेके आता है, तो इसने दिमाग चलाया, उसकी इंफॉर्मेशन निकाली। जी ये और उसका एक दोस्त पुत्रन था, जी दोनों ने सरदार का ड्रेस बनाया, अच्छा पुलिस को मिसलीड करने के लिए पुलिस को मिसलीड क्या करने वो की। खालिस्तानी टेररिस्ट है हाँ, हाँ और सरदार के वेश में उसको एयरपोर्ट में वेपन लगा के उसको किडनैप किया। अच्छा एक्चुअली नाम क्या था दोनों का ये आदमी का बॉयफ्रेंड का और ये पुत्र ये बॉयफ्रेंड था, वो अनवर था, हाँ और उसका दोस्त था पुत्रन। वाह और बोले आप सरदार बन जाओ सरदार बन जाके वो हाँ केस किया, जी और हम गुरुद्वारा पे वॉच कर रहे, हाँ मतलब पुलिस को एकदम रॉन्ग ट्रेल पे डालते हैं उन्होंने रॉन्ग ट्रैक पे डाल दिया। हाँ और इस मियाँ बीवी के झगड़े से वो एयरपोर्ट रॉबरी ओपन हो गई। अच्छा इंटरेस्टिंग देखो कहा कि लिंक कैसे हुआ आ गए, जी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण हुआ। तो तो ये जब पता चला, जी ये केस ओपन हुए, 1 साल के बाद केस ओपन हो गई। जी यही 2 लोगों ने वो की थी, उन्होंने एडमिट किया। जी गाड़ी क्यों चला दी उन्होंने वो फिंगरप्रिंट या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं, उन्होंने बोले साहब हमने गाड़ी को हाथ लगाया था ना, हमारा फिंगरप्रिंट आता था, अच्छा इसीलिए हमने गाड़ी का पेट्रोल निकाला, गाड़ी पे डाला, जला गाड़ी। बट उसकी वजह से सेंसेशन हो गया और उसकी वजह से आपको उन दोनों के पीछे जाने के लिए पब्लिक मीडिया का प्रेशर आ गया आपको पर ये मालूम होने के बाद, वो टाइम हमारे जॉइंट कमिश्नर थे अरविंद इनामदार साहब, जी उन्होंने हमको पूछा कि आपने कैसा ओपन किया। जब हमने उनको सर को बताया कि सब ऐसा ऐसा सब स्टोरी है, उन्होंने सब ऑफिसरों को बुला के हमारा एग्जाम्पल दिया कि हाउ दिस ऑफिसर है एक्टेड। जी थोड़ा ज़्यादा एक्शन किया, लेकिन इनके एक्शन की वजह से कहाँ से कहाँ कौन सा केस, सेंसेशनल केस ओपन हो। तो आप जो कि एक्चुअली प्रोएक्टिव पुलिसिंग थी पुलिस अपनी तरफ से बढ़ करके आपने इनिशिएटिव ले करके आपने किया या वरना आपको किसी के पर्सनल अफेयर में या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में घुस के आपको जरूरत नहीं थी कुछ करने की बट नहीं। बिकॉज आपने प्रोएक्टिवली प्रोएक्टिविटी इन्वॉल्व हुए तो आपने एक बड़ा केस आपने डिटेक्ट कर सॉल्व लिया किया। यस, मतलब मेरे ख्याल से पुलिस कैसे करना चाहिए बिकॉज आई थिंक मुझे मेरे मित्र कहते हेमंत करके कहते हैं कि पुलिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जो किसी भी आदमी में इंटरफेयर कर सकता है किसी के केस में इंटरफेयर कर सकता है जो आपने एक्चुअली यस, यस। एक बहुत बड़ा केस में सॉल्व ऐसा एक और एक थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ मैं बताइए आपको। जी जी प्लीज जब मैं गामदेव पुलिस स्टेशन में था, जी तो एक दिन शाम को एक पारसी लेडी पुलिस स्टेशन में आई। ये उसी जमाने की बात है ये कब की बात है ये 94 की बात है। ओके एक पारसी लेडी, जी उसको हाथ को ऐसा ब्लडिंग हो के जी पुलिस स्टेशन में दौड़ के आ गई। जी मैं क्या हो गया, तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड ने घर में तोड़ फोड़ गई है। अच्छा तो आपको क्या लगा? बोले तो शीशा लग गया। मैं उन दोनों का झगड़ा हुआ, उसमें मेरे घर में उसने सब तोड़ फोड़ की। अभी हालांकि देखे हस्बैंड वाइफ का किस्सा है, एनसी मैटर है, फिर भी बीइंग एक लेडी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बोला चलो घर पे देखाओ। तो मैंने ऐसा है वो लेडी को लेके उसके घर पे पारसी हिल के उधर अगस्त क्रांति मैदान पे उनके घर पे गया। जी तो घर में वो हस्बैंड खड़ा था, बैठा था, और उसमें शीशे बीशे कपाट विपाट सब तोड़फोड़ कर दी थी। हस्बैंड ने हाँ, अच्छा। दोनों के झगड़े में, दोनों झगड़े दोनों के झगड़े में। ओके फिर मैं ऐसा इस पे ऑब्जर्वेशन करके हॉल में उनको पूछताछ किया, वो बोला इधर आ जाओ, उधर हो जाओ। तो बाजू में कपाट था, तो वो वहाँ से हट नहीं रहा था। उसको बोला इधर आओ, उधर आओ, तो बात कर रहा था, नहीं कपाट से हिल नहीं रहा था। तो मुझे डाउट है ये क्यों नहीं हिल रहा है। तो मैंने कपाट खोलने की कोशिश की, तो बोले सर हमारा कपाट को हाथ मत लगाओ। अच्छा तो मैंने इधर उधर देखा, तो कपाट के नीचे एक बैग मुझे नजर आए। तो मैं बोला इसमें क्या है, डर गए।
अच्छा। तो जब कपट के नीचे की बैग हमने बाहर खोली, उसे में आप सरप्राइज हो गए, उसमें ऐसे सोफेस्टिकेटेड वेपन्स मिले, उजी स्टेन गन्स, यूजी स्टेन गन। उजी जो वीवीआईपी प्राइम मिनिस्टर या ऐसे बंदोबस्त में तो यूज किया, इजरायली में एक होती है। इजरायली उजी उजी में इतने इतने मॉडर्न वेपन मॉडर्न वेपन 2 स्टेन गन्स मिले उसमें, दोनों यूजी थी। दोनों उजी थे, अच्छा। और काफी राउंड मैगजीन्स, कितने राउंड में मैगजीन होंगे? वो कम से कम 500-600 राउंड्स थे उसमें, मतलब बैग भर के बैग भर के सब वेपन, एम्युनिशन और एम्युनिशन वेपन्स थे, पारसी के घर में? पारसी के घर में। सर वो शांति प्रिय लोग होते हैं, वो लोग तो वेपन कहाँ से रखते हैं? हाँ, तो फिर उसको ताबे में लिया और जी। उसको जब जब पुलिस में लेके आया, नीचे लेके आया, तो और एक सरप्राइज, उन्होंने जब पुलिस उसके घर पे चढ़ रहे ऐसे देखा था, तो विंडो से एक वेपन नीचे फेंक दिया, जी। वो बिल्डिंग के कंपाउंड में मिल गया। जी। फिर उसको लेके आने के बाद डीप इंट्रोगेशन करने के बाद ऐसा पता चला कि अमर नाइक का गैंगस्टर एक एसोसिएट था, पिले, अच्छा, कुमार पिल्ले। कुमार पिले, कुमार पिल्ले, हाँ। वो जो साउथ का एलटीटी साउथ से का- कनेक्टेड था, हाँ। वो इसको जानता था और उन्होंने वो वेपन इसको रखने को दी तो जो श्रीलंका का जो टेररिस्ट ग्रुप है एलटीटीई, थी, उनसे कनेक्शन था कुमार पिल्ले का, कुमार पिले, और ये वेपन्स कुमार पिल्ले ने कुमार पिले उन्होंने लाए थे, अमर गैंग से वो हमारे कनेक्टेड, गैंग का आदमी था मेन। तो उसके घर में वो वेपन मिले। कुमार पिल्ले से काफी पढ़ा लिखा आदमी था, यस, एडुकेटेड आदमी था। एजुकेटेड, उसका बाप कृष्णा पिल्ले जो एक बार का ओनर था, जिसको सुभाष मकरवाले ने मार दिया। यस, तो कुमार पिल्ले ने फिर तो उसके वेपन पारसी के घर से मिले। देखो, कुमार ने वहाँ वेपन क्यों रखे थे पारसी के पास में? सेफ सेफ कस्टडी, मतलब अपने किसी आदमी के पास भी रख देता, हाँ, पारसी रख उसको सकता है, रखता। लेकिन ये ऐसा आदमी को इसके ऊपर किसी का डाउट नहीं जाएगा। दोनों कनेक्शन क्या था, मतलब व्हाट वाज द कनेक्शन? वो जानता था उसका, ये पारसी उन अमर नायक गैंग के गिरोह से बैठना उठना पहचानता था, अमर नायक को जानता था, अमर नायक को जानता, कुमार पिल्ले को नहीं जानता था। कुमार पिल्ले को भी जानता था, इसलिए अच्छा। कुमार के लिए ने उसको डायरेक्ट वेपन रखने के दिए थे। मेरा ऐसा मानना है कि जो पारसी लोग होते हैं वो लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं और लॉ से बहुत घबराते हैं। घबरा, मतलब बेसिकली वो लोग, आप देखिए तो ट्रैफिक ऑफेंस भी उनसे नहीं होता, नहीं नहीं, बिकॉज वो लोग जो है कानून से बहुत घबराते हैं। यस यस अब ये दो इतने खतरनाक वेपन्स, असॉल्ट वेपन्स रखना, यस यस, तो ये पारसी बाबा को ऐसा डर नहीं लगा कि हमको शायद वो पता है नहीं पता है, अपने को पता नहीं, लेकिन उन्होंने बैग दी, इसने रख दिया। अभी कोई गैंगस्टर बड़ा प्रेशर से भी रखा, रखो तुम्हारे घर, ना बोलने की भी हिम्मत नहीं करेगा, ये ऐसा भी हो सकता बट आप तो बोल रहे हो दोनों दोस्त थे, उठना बैठना है। ऐसा उतना था तो रख दिया उसने, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट तो थी उसमें, मतलब कॉम्प्लिस था, तो कॉम्प्लिस था। Complex। जी। लेकिन मुझे लगता है उसमें का एक जो वेपन में बोला, उसने बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया था। हाँ। बाद में ऐसा पता चला कि वो वेपन हम्म। खटाव मर्डर केस में ये अमर नायक ने गैंग ने यूज किया था, सुनील खटाव, सुनील खटाव मर्डर, वो जो महालक्ष्मी पे हुआ। महालक्ष्मी ब्रिज पे मारा जी। था, जी। वो उसमें का रिवॉल्वर वो केस में कनेक्ट हुआ था। अच्छा, यानी वो जो वेपन छुपा के रखे थे, आपने जब मैच किया मैच फोरेंसिक्स में, यस तो आपका वो सुनील खटाव मर्डर केस में ये क्लियर हो। ये वेपन इस्तेमाल हुआ था, ये पता चला। तो इस पारसी बाबा के जरिए आप कुमार पिल्ले, कोई अमर नायक की गैंग किसी आदमी को अरेस्ट कर पाए? नहीं, कोशिश तो की, लेकिन तो इजीली अवेलेबल तो नहीं थे, मोस्ट वांटेड दैट टाइम, मिले तो नहीं उठा। कोई भी नहीं मिला, लेकिन वो पारसी बाबा को अरेस्ट किया आपने? यस यस, परसों तो अरेस्ट किया ना, उसको अरेस्ट कर लिया फॉर पोजीशन ऑफ आर्म। पोजीशन ऑफ वेपन्स वगैरह तो यानी अगेन हस्बैंड वाइफ के झगड़े में आपने एक ऑर्गेनाइज गैंग की चीज आपको मीडिया केस में गए, ऐसे किस्से हो जाते हैं। ऐसे किससे हो जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि आपने एक बड़ा सा केस किया था, आपने कुछ अल्लाना रॉबरी केस का। ये भी एक पुरानी केस है, जी। अलाना कंपनी का ऑफिस कोलाबा में और उसकी ब्रांचेस न्यू बॉम्बे में। जी। इनका यहाँ से वहाँ लेना देना, क्यों उधर बड़ा स्टाफ है, पेमेंट जाता आता था। जी। जी। 24 दिसंबर 1989 की बात है। जी। तो इनकी अलाना कंपनी की एक व्हीकल्स जी। सैलरी के कैश लेके न्यू बॉम्बे जा रही थी। जी। तो मानखुर्द पे हाईवे पे दूसरे एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक करके इंटरसेप्ट किया, मानखुर्द पे। मानखुर्द पे, जी। और उनका कैशियर पीछे बैठा था, उसको वेपन दिखा के डिक्की में जो पैसे की भरी हुई बैग लेके भाग गई। अच्छा। दोपहर को डे लाइट रॉबरी, अच्छा, कितने बजे की बात हुई है? ये 12-1 बजे की बात। और कितना कैश था उसमें? वो टाइम 6 लाख कैश, इतना इतना बड़ा सारा कैश ट्रांसफर करे थे लोग? वो बैंक के थ्रू- सैलरी का। हाँ, बट बैंक के थ्रू भी तो हो वो सकता है, टाइम इससे भी- तो कैश व्यवहार तो होते थे तब। जी। बोल रहा जी। तो डे लाइट रॉबरी होने के बाद एक केस क्राइम ब्रांच यूनिट 4 में ट्रांसफर हुआ। कुंभार साहब थे वो टाइम, जी। कुंभार साहब ने और उनके टीम ने हम्म। इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद जी। उनको इनिशियली
कंप्लेन का जो ड्राइवर था जी उसके ऊपर शक आया अच्छा कि शायद इन्होंने टिप इंफॉर्मेशन मतलब किसी जो इनसाइडर होगा वही बताएगा उसका पता है। हाँ तो उसको उन्होंने बुला के अरेस्ट किया, सस्पिशन पे उसको अरेस्ट करके लॉकअप में लेके उसकी इंक्वायरी चल रही थी। जी उसके बाद 31 दिसंबर को जी शाम को भी 31 की नाइट है, सेलिब्रेशन सब करते, ऑफिस और लोगों ने भी सेलिब्रेशन किया, हम लोगों ने जी पार्टी करने की तय किया था कि रात में हम मिल के पार्टी करेंगे। जी लेकिन शाम को 6 बजे मेरे पास एक रे रोड का एक मेरा इन्फॉर्मेंट था, वो मेरे पास दौड़ गया है। सर बोले वो रे रोड ब्रिज के नीचे एक अली नाम का आदमी गैरेज चलाता है, ये लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की है और आज रात को इन लोगों का बाहर भागने का प्लान है। अच्छा क्या किया नहीं सर पता तो नहीं मेरे लिए, वो लोगों ने गाड़ी लाई है ये जी। और बाहर जाने वाले, इतना मुझे पता है। जी तो मुझे कुछ डाउट आया, मैं सीनियर सर को बोला सर ऐसा ऐसा। बोले जाना तो कल देखो आज 31 पार्टी है, हैप्पी न्यू ईयर का मूड मत खराब करो। लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेंट पे भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोलेगा। तो सर को मैं बोला सर आप चलो ना, मैं देख के मेरे को 2 सिपाही दो, मैं जरा ट्राई मैं बोले करके जल्दी आना पार्टी ज्वाइन करने 31 को। जी तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं दो कांस्टेबल लेके गया। तो रेलवे ब्रिज के जो बजाज कंपनी है उधर वो अली का गैरेज है। हमने जाके रूम चेक किया तो साला वो उसके घर में कोई नहीं मिला, एक उसका नौकर मिला। अली किधर है तो बोले वो बाहर गए। और मैं बोला फेल गया अपना काम। लेकिन इन्फॉर्मेंट बोला सर आप रुको ना वो आएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे 2 कांस्टेबल उसके रूम के अंदर बिठा दिए अच्छा और मैं सामने वाले झोपड़ी में बैठा। अच्छा उनको बोला जो भी कोई पूछने को आएगा उसको अंदर बिठा देने का। जी ऐसा करके रात को 10 बजे अली अपने एम्बेसडर गाड़ी लेके आया। अच्छा तब तक 8 लड़के उसको पूछने आए थे। सबको अंदर उठा के बिठा के सामने रूम में जमा कर दिया। जो पूछने आया उसको जो बता दिया बिठा हाँ फिर अली गाड़ी लेके आए, तो फिर अली को मैंने पकड़ा और रूम में लेके गया। बोले यार क्या हो साहब, वो कुछ नहीं, मेरी गाड़ी है, मेरा गैरेज है, ऐसा सब बात किया। तो मैंने उसका रूम चेक किया, झड़ती किया, वो किया, तो कुछ मिला नहीं। तो उसके कपाट के ऊपर वो टाइम में ऐसा कपड़े में बंडल रखा था। जब मैं उसको हाथ लगाने गया तो बोले सब सॉरी कुरान है। अच्छा तो मैंने ऐसा करके छोड़ दिया। अच्छा फिर उसका सब रूम किया। तो जो 8 लोग आए थे उसमें से मेरे को 3 लड़के थोड़ा डाउटफुल आए, मतलब ये सब फेल गया, लेकिन कोशिश करते। 3 लड़के जो डाउट आए उनको और अली को लेके गाड़ी में बिठाया, क्राइम ब्रांच लेके आए। खाली 3 मिनट ऑर्डर भाई 5 को जाने दिया बाकी लोग को छोड़ दिया, मतलब जान लो रात को 11:30-12 बज गए थे। जी गाड़ी कंपाउंड में लगाई। अबे इन लोगों को क्या मैटर क्या है तो कुछ पता नहीं था, अपनी न्यू ईयर नाइट खराब करे नाइट का खराब कर दिया। तो वो चक्कर में मैं तीनों को भी एक सस्पेक्टेड टू बी कंसर्न बोल के एक सस्पेक्ट डायरी बना के जी चारों को लॉकअप में डाल दिया राइट और मैं घर चला गया। ओके दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे जब आया, न्यू ईयर तो खराब हुआ था, लेकिन जैसा मैं आया लॉकअप का कांस्टेबल मेरे पास आया। बोले सर अंदर का एक मुलजिम है, वो आपको मिलना चाहता। कौन से लॉकअप में थे ये लोग क्राइम ब्रांच के सीआईडी के लॉकअप। सेठ और अच्छा तो बोला कौन सा मुलजिम? बोले सर वो यूनिट 4 ने जो ड्राइवर एक क्या डाला है ना कुमार साहब ने, वो आपको मिलना चाहता। अरे मुझे मेरा क्या लेना देना, मेरे को क्यों मिलना चाहते हैं? सर वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है सुबह से। तो मैं बोला यार डायरेक्ट मैं तो पूछ नहीं सकता, दूसरे का केस है। तो मैं सर को जाके बोला सर एक तो आपका मुलजिम, मैं बात करूँ क्या? बोले आपको क्यों बात करने का है? नहीं सर 2 मिनट बात करने का। बोले रुको थोड़ा देर। तो उन्होंने उसको वापस बुलाया, उसको वापस डिटेल इंक्वायरी किया, फिर मेरे को बोला ठीक है बात करो। तो वो मेरे को जानता नहीं था। जी तो उसका सिपाही मेरे पास लेके आया, बोले ताजने साहब। वो जैसा मेरे पास आया ना डायरेक्ट मेरे पैर पे पड़ गया, साहब मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अरे क्या हो गया? सर बोले वो कल रात को 4 लोग अपने अंदर जेल में लॉकअप में डाले। बोले हाँ क्या हो गया? सर उसमें का जो अली है दाढ़ी वाला है ना, वो उस दिन गाड़ी चला रहा था। उस दिन गाड़ी चला रहा था मतलब जिस दिन रॉबरी हुई हाँ ये ड्राइवर है, हाँ इसके गाड़ी को दूसरे गाड़ी ने ओवर इंटरसेप्ट किया। तो जी। उसने मुंडी बाहर निकाल, हाथ तेरे रोको 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 किया। तो उसने उसको बराबर देखा, अच्छा वो ड्राइवर ने इस ड्राइवर को देखा। जी उसने लॉकअप में उसको आइडेंटिफाई किया। वो 4 लोग में डाले थे, उसमें का वो ड्राइवर था। बट आपने एक ड्राइवर को तो वहाँ पे अरेस्ट किया था ना कि टिप ऑफ के लिए
अलाना कंपनी के भी आपने ड्राइवर को अरेस्ट किया? वही ड्राइवर बोल रहा हूँ ना मैं। वही ड्राइवर जो है? वो ड्राइवर ने वो महीने जो डाले थे लॉकअप उसको आइडेंटिफाई किया लॉकअप के अंदर अच्छा कि इन्होंने क्राइम किया है। उसमें 2 बच्चे को आइडेंटिफाई किया अच्छा लॉकअप के अंदर। वो कंप्लेन का ड्राइवर था, वो महीने ने दूसरे ऑफिसर ने अरेस्ट किया था, लेकिन लॉकअप में उन्होंने महीने जो लड़के लॉकअप में डाले उसमें के 2 लोगों को पहचान लिया उस लॉकअप उस ड्राइवर ने कन्फेस कबूल ही नहीं किया था कि कौन लोग थे क्या नहीं थे, नहीं थे। लेकिन आप जिन लोगों को लेके आए उनको देख के बोला ये लोग। हाँ, ये दोनों थे। अच्छा जब उनको बाहर निकाला, आमने सामने किया, जी, तो वो कबूल किया, सर हमने वो केस डेकॉइटी हमने कर दी। तो उनको खबर किसने दी थी? इसी ड्राइवर ने? नहीं, फिर वो अलग, वो उनका गैरेज से टिप मिली थी उनको। अच्छा उनकी गाड़ी रिपेयर का आती थी, वो टाइम उनको ये गाड़ी जाने की मूवमेंट उसको, लेकिन ड्राइवर का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। 6 लाख है डिक्की में, हाँ। ये कैसे मालूम पड़ेगा ना? सर इनसाइडर बताएगा ना? हर महीने को जाता थी ना गाड़ी। हर महीने जाती थी? हाँ, हर महीने 6 लाख लेके जाती थी? हाँ, उनको मोमेंट मालूम था उसका कि इनकी कैश न्यू बॉम्बे ये तारीख को जाती है, तो उन्होंने वॉच रखा होगा। उनको पता चला गाड़ी का मूवमेंट। हाँ, उनकी कंपनी की गाड़ी इनके गैरेज में कभी कभी आती थी, किसी से टिप मिल गई उनको। तो हर महीने जाती है गाड़ी, ये उन लोगों ने मूवमेंट में नजर मुंह रखी। पे नजर मतलब किसी इनसाइडर ने इन्फॉर्मेशन Insider ने। पर खाली ये नहीं कि लेकिन किसी ने तो बताया ना 6 लाख रुपए लेके जाते हैं हम लोग, हाँ, ये तो बताया ये होगा। इन्फॉर्मेशन जो है कैसे बाहर आई? ये नहीं आई है। हाँ इसने उनको खबर नहीं, ये लास्ट तक नहीं मालूम पड़ी, हाँ लेकिन एक केस ओपन हो गई। अच्छा, पैसे रिकवर हुए? हाँ, अभी अगले सॉरी ऐसा है, उन्होंने कबूल किया, बोले पैसा किधर है? जी सर बोले मैं कल आप घर में बोल रहे थे ना कुरान है, वो पैसा था। अच्छा, हम उसके घर में गए, चोर के वो पास ईमान नहीं होता साहब। तो उसमें 3 लाख रुपए कैश उधर उसके घर में मिली, जो कुरान का बोल रहे थे। कुरान बोल रहे थे वहाँ वो 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए कैश मिली। जी बाकी का पैसा किधर है? सर गाड़ी के डैशबोर्ड में उसने कैविटी बनाई। अच्छा, वो गाड़ी में 2 लाख वो जो एम्बेसडर थी? हाँ, हाँ उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर कैविटी बनाए थे, उधर 2 लाख रुपए रखे थे। जी, उसमें से हमको 2 लाख में से 5 लाख कैश रिकवर हो 6 लाख की रॉबरी थी और 5 लाख रिकवर हो गए। गई। रिकवर हो गए। ये मेन कितना पीरियड में हुआ ये? 6वां दिन में, 6वां दिन में? 24 दिसंबर को केस हुई, हाँ। 31 को हमने ये किस्सा किया। जी तो और ये पैसा लेके बाहर गाँव भागने वाले थे, अच्छा वो कैश रिकवर हो गई। फिर कंप्लेनेंट को बुखाया दिखाया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया। इस केस में दूसरा टर्न कोर्ट में आ गया। जी जब एक केस सेशन कोर्ट में चली जी और कंप्लेनेंट को बॉक्स में क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ, डिफेंस एडवोकेट ने ऐसे लीडिंग क्वेश्चन डाले कि इसमें तुम्हारा हाथ है, कंप्लेनेंट को बोला, क्योंकि वो कैशियर था। जी उसने स्टेटमेंट कर दी कोर्ट में, अरे सर मेरा हाथ क्या, मैंने पैसा ही नहीं देखा था। उन्होंने पूछा आपने वो बैग में क्या था? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम क्या था। वो डर गया। वो ऑफिस ने मुझे बैग दी, मैं लेके जा रहा था, उसमें क्या था कितना पैसा था मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर जो पैसा रिकवर किया 5 लाख रुपए आपको दिखाया पुलिस ने, आपने पहचाना? मैंने नहीं पहचाना, वो पैसा तो एक जैसा रहता है, मुझे नहीं मालूम क्या है। मतलब लीगल पॉइंट में जो जी। रिकवरी होती है दैट जी। शुड बी आइडेंटिफाई बाय कंप्लेनेंट। करेक्ट इधर इसने डिनाई कर दिया, मैंने पैसा ही नहीं देखा था, तो आइडेंटिफाई करने का सवाल नहीं आता है। अच्छा तो एक्यूज के एडवोकेट ने रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन किया। भाई चोरी वो तो जो गैरेज वाला जो था हाँ, उसके एडवोकेट ने हाँ, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में डाला। तो अल्लाना में किसी और ने उस कंपनी में कुछ बोला नहीं कि ये हमारे पैसे हैं, कैशियर जो है उस लोग हैं? इनको इंश्योरेंस से पैसा मिला था, मिल गया था पैसा? मिल गया था, तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था। अच्छा कंप्लेनेंट ने पैसा आइडेंटिफाई करने को ये हो गया, जी, तो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का उन्होंने एप्लीकेशन, तो केस टर्न हो गया। वो पैसे इसको वापस मिल गए चोर को? जाने वाले थे, अच्छा तो मेरे प्रोसिक्यूटर ने मुझे डराया कि अभी तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर पैसा उनको जाएगा तो। जी मैं परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जेन्युइनली अरेस्ट किया, चोरी का पैसा रिकवर किया, जी और आप बोलते उसको वापस जाएगा। जी फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। जी फिर मैंने जो मेरे पास पेपर थे उसकी स्क्रूटिनी की सोचने के लिए, और मुझे ध्यान आया कि जब ये मुलजिम लोग कस्टडी में थे जी तो उसके एडवोकेट, जिसका पैसा एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन किया था अच्छा जमानत के लिए। जी और वो बेल एप्लीकेशन में उन्होंने ग्राउंड लिखा था, एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय क्लाइंट। अच्छा इंस्ट्रक्शन किसका? क्लाइंट मतलब जी मुलजिम। जी जो चोरी का पैसा उसको मिला था पुलिस ने रिकवर कर दिया है।
अच्छा अदर एसोसिएट है, उन्होंने उनको दिखाया, उनको अरेस्ट किया है। जी मेरा क्लाइंट विटनेस लोग को कुछ ये नहीं तकलीफ नहीं देगा, मैं एश्योरेंस देती हूँ, इसलिए उसको जामीन दिया जाए, जी वो कंडीशन पे उसको बेल मिली थी। अच्छा तो मैंने कोर्ट में जाके वो एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी लेके आया, जी क्योंकि एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट, ऐसे जब बोलती है, इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्यों चोरी उसने की थी की थी, हाँ उसको जो पैसा मिला वो पुलिस ने रिकवर किया है, जी इसलिए मुझे जामीन दे दो। हाँ वो एप्लीकेशन मैंने सर्टिफाइड कॉपी करके जब कोर्ट में प्रेजेंट की, जी कोर्ट में समझ में आया, जी दिस इज द एविडेंस जी दैट एक्यूज कन्फेस द क्राइम। जी केस टर्न हो गया इसके केस टर्न हो गया, जी उनको 7 साल सजा लग गई। वाह फैंटास्टिक देखिए ये आपने बहुत बढ़िया एकदम शेरलॉक होम्स वाला काम किया आपने कि एक छोटा सा पुराना पेपर निकाल करके वो केस जो आपके हाथ से जा रहा था आपने उसको दिस वाज अप्रिशिएटेड बाय कोर्ट आल्सो, जी और डिफेंस के जो एडवोकेट थे, जी ही वाज रिटायर्ड सेशन जज, जी वो मेरे पास आए, बोले जी आई हैव नेवर सीन सच ए टाइप ऑफ ऑफिसर जी जिन्होंने इस टाइप का एविडेंस रिकॉर्ड पे लाया। जी सुपर्ब एक्सीलेंट तो दोस्तों ने देखा ताजने साहब का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्पनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और आप मतलब मैं जो जिस चीज़ से मैं बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कैन रिजल्ट इनटू एन इन्वेस्टिगेशन रिकवरी ऑफ वेपन अब ये देखिए ना किस तरह से जो केस पुलिस के हाथ से लगभग जा रहा था और चोर को 5 लाख हाथ में आ रहे थे ताजने साहब ने जो है उस केस को कैसे ये किया बट मुझे जो इस सारी कॉन्वर्सेशन में सबसे जो अजीब की बात लगी थी हमारी बिगिनिंग में कि टेररिस्ट या जो बुरे लोग हैं वो एक लंबी प्लानिंग लेके आते हैं 6-6 महीने पहले से आके काम करते हैं तो अगर आपको आसपास में ऐसा कोई भी सस्पिशियस आदमी दिखे जो कुछ कर रहा है जो पहले से वहाँ नहीं था प्लीज़ रिपोर्ट दैट पर्सन टू द पुलिस ताकि आपके आने वाले क्राइम से आप लोग महफूज रहें दोस्तों हम ताजनी साहब के बहुत बहुत आभारी हैं सर थैंक यू वेरी मच आपकी इन कहानियों के लिए Nice, sir. हम आपको फिर से बुलाएंगे सर बहुत अच्छी कहानियाँ थी थैंक यू वेरी मच थैंक्स